बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कश्मीर मैगजीन की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं यासिर रहमान। नाजरीन, हम कश्मीर में बात करते हैं रिगार्डिंग कि कश्मीरियों के साथ जो जुल्म बर्बरियत का एक बाजार गर्म कर रखा है भारत की फाशिस्ट गवर्नमेंट ने, उसमें मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जहाँ पे उन्हें बंदूक के जोर के ऊपर कोशिश की जा रही है कि वो डेमोग्राफिक चेंजेस करके ले आएँ, वहीं पे वो ऐसे कवानीन लेकर आए हैं स्पेशली कोविड के दौरान जिसमें आबादी के तनासब को तब्दील करने की उन्होंने एक मजमूम कोशिश की है और वो डोमिसाइल लॉ की सूरत में की है। फिर उसके बाद उनके पास और भी हथियार हैं जिसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और भी वो सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें वो इस कोविड 19 के आने से पहले एक कॉन्फ्रेंसिस का उन्होंने एक बाजार गर्म किया रखा था पूरे इंडिया के अंदर कि कश्मीर में आए, वहाँ की इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करें और जो इंडियन कॉर्पोरेट माइट है उसको ये दावत दे रहे थे कि आप आएँ, आपको ओनरशिप राइट्स और बाकी मामला जो है वो भी, उसमें भी आपकी आसानियाँ पैदा की जाएंगी। जो तीसरा मामला है वो इससे भी ज़्यादा गंभीर है, वो कि 50,000 मंदिर जो है वो कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर वो बनाए जाएंगे। इसके साथ साथ फिर और जो एलिमेंट हैं जिसके ज़रिए ये डेमोग्राफिक चेंजेस या आबादी के तनासब में तब्दीली वो लाना चाहते हैं। जम्मू में ऑलरेडी कश्मीरी जो है वो कम तादाद में, उसकी वजह यह है कि 1948 के अंदर जो उन्होंने मैसेकर किया था उसमें बहुत ज़्यादा कश्मीरी जो है, क्योंकि उस टाइम में मेजॉरिटी थी, वो पाकिस्तान उन्होंने माइग्रेट कर लिया था और इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों में, आज़ाद कश्मीर में वो बस रहे हैं, वो वहाँ पे आबाद हैं। इस तरह से उन्होंने एक कोशिश की, लेकिन अब क्योंकि मीडिया भी है, इंटरनेशनल एक लाइमलाइट के अंदर कश्मीर का मसला भी आया हुआ, अब उस तरह तो नहीं कर सकते, लेकिन अब और इन्होंने हरबे इस्तेमाल किए। एक और हरबा जो इस्तेमाल उन्होंने किया, जनवरी 1990 में जो कश्मीरी पंडित हैं उन्हें एक फेक ड्रामा रचाया गया, एक स्टेज किया गया इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, और उसके पीछे एक बैकग्राउंड है जो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। वो कुछ फैमिली जो हैं हज़ारों की तादाद में, वो फैमिलीज मकबूजा कश्मीर से उन्होंने ट्रैवल किया इंडिया की जानिब, और अब इंडियन गवर्नमेंट, फैशिस्ट गवर्नमेंट ये कर रही है कि उनको वापस लाने की आड़ में जो कैंप्स हैं, अकोमोडेशंस हैं वो बनाई जा रही हैं, ट्रांजिट कैंप्स बनाए जा रहे हैं, और उनकी आड़ में पंडितों की आड़ में कुछ और लोगों को लाके बसाया जा रहा है। ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि जो आबादी का तनासुब है, यानी मेजॉरिटी कश्मीर के अंदर मुसलमान हैं, उनको जो है वो मेजॉरिटी चेंज किया जाए, जो कि इंटरनेशनल नॉर्म्स, इंटरनेशनल रेगुलेशन, इंटरनेशनल कवानीन, यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन, इन तमाम की वाज़े तौर पर खिलाफ वर्जी है। आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से और हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इसकी तफसील भी हम बताएंगे आपको, और हम ये भी बताएंगे कि हिंदू पंडितों का मामला दरअसल क्या था, किस तरह से वो ड्रामा रचाया गया था। आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया एक प्रोमिनेंट पैनल ने, जनाब शेख अब्दुल मतीन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, PSC के तर्जुमान है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है। और स्काइप पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं राजा फ़हीम कियानी साहब, हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही वोकल, और इनकी आवाज़ जो है ख़ास तौर पे अगर एक्सपर्ट्स के हवाले से बात की जाए, इनकी बहुत एफर्ट्स हैं जो ये कश्मीर के इशू को हाईलाइट करने के लिए यूरोप में और बिलखुसूस UK के अंदर इस्तेमाल करते हैं। बहुत शुक्रिया फ़हीम कियानी साहब आपका भी। टू स्टार्ट विद अब्दुल मतीन साहब, थोड़ा सा ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए बैकग्राउंड कि ये पंडितों का मामला दरअसल था क्या, किस मौके पे एक फेक ड्रामा रचाया गया और उनको यहाँ से बेदखल किया गया, ये ले जाया गया, और अब वापस किस मौके पे वापस लाया जा रहा है? योर टेक सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद। जी यासिर साहब, जिस तरह आपने खुद कहा है, पहले हम देखेंगे ये जो पंडित रहते थे कश्मीर में, इससे अगर हम बैकग्राउंड में देखेंगे तो ये सदियों से आपस में हम रहते थे, यानी पंडित और जो मुस्लिम्स है वहाँ पे। और कश्मीर के हवाले से जो मोस्ट पीसफुल जो नेशन अगर हम देखेंगे वो है कश्मीर, ठीक है ना। अब ये क्या हुआ, जो आपने बात भी की है, जिस बंदे की बात आपने की है जो उस वक्त के गवर्नर थे जगमोहन जी, क्योंकि अगर हम पहले गवर्नर जगमोहन के हवाले से बात करेंगे तो अगर हम उसके बैक पे जाएंगे तो जलियांवाला बाग हमारे सामने है कि उन्होंने किस वक्त किस तरह उनको वहाँ पे मसकर किया है उनके ऑर्डर्स पे। और अगर हम ये भी देखेंगे कि उनको कश्मीर में क्यों दोबारा लाया गया, उसकी भी बुनियादी बात यही थी। अब जो वहाँ पे एक वाक़ा आया है कि 21 जनवरी 1990, जिसको हम गौ कदल वाक़ा कहते हैं, क्योंकि गौ कदल एक ब्रिज है वहाँ पे, उस वजह से वो नाम से मशहूर है, क्योंकि वहाँ पे उस वक्त पीसफुल जो प्रोटेस्टेंट थे वहाँ पे, जो क्या करते थे, जो चाहते थे और हज़ारों की तादाद में थे,
वो अपनी आज़ादी के नारे लगा रहे थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो एक मंसूबा बना जिसके तहत इसी जगमोहन ने ऑर्डर्स दिए हैं और वहाँ पे एक मसकर हुआ है जिसको हम गौ कदल मसकर कहते हैं, और जिसमें है बहुत सारे लोग। क्लिंटन का विजिट भी था। जी जी, क्लिंटन का विजिट, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ मनसूबाबंद साजिश के तहत किया गया। तो 50 जो है वहाँ पे कश्मीरियों को इस वक्त जो मासूम कश्मीरियों को कत्ल किया गया। असल में वो चिटी संग पूरा था क्लिंटन का विजिट। ठीक है, मैं इस तरफ आऊँगा जो आपने इस वाक़े की बात की ना, वो जो मैंने आपके जो आपका सवाल था पंडितों के हवाले से, ये एक मनसूबाबंद साजिश के तहत इनको निकाला गया। और आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए एक ही रात में सैकड़ों किस तरह निकल सकते, हजारों किस तरह निकल सकते। इसका मतलब है जिला इस्लामाबाद से बाकी जगहों से आप अगर आप देखेंगे, खासकर जिला इस्लामाबाद की बात कर लिए, श्रीनगर की बात कर लिए, बाकी जगहों पे बात करिए जहाँ जहाँ पे पंडित रहते थे, यानी जगमोहन का क्या प्लान था? उनका प्लान ये था कि इनको निकाल के मैं कश्मीरियों की जेनोसाइड करूंगा और उनकी नस्ल कशी करूंगा। तो अल्लाह ताला के फजल करम से कश्मीर का जो अगर आप देखेंगे बैकग्राउंड देखेंगे, कश्मीरी और पंडित सालों साल से वहाँ पे रह रहे थे और रहते हैं। बेसिकली वो कश्मीर की तहरीक को एक इस्लामिक तहरीक के तौर पर लाना चाहते थे, उसका रंग देना और उसमें, लेकिन वो कामयाब ना हो सके। फ़हीम कियानी साहब, मैं आपको यहाँ पे इन्वॉल्व करूंगा। हाउ यू सी कि जो सिचुएशन यहाँ पे है डेमोग्राफिक चेंजेस के हवाले से, पंडितों को वापस लाने से कश्मीरियों को कोई एतराज नहीं है, क्योंकि दे आर एज गुड कश्मीरीज एट द कश्मीरीज लाइक ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द एलओसी। तो आप क्या देखते हैं कि किस तरह से यासर पर अभी तक 90 जो पंडित वहां से चले गए, वहां पर जो बाकी मौजूद थे वो वहां पे रह रहे, उनको किसी ने कुछ नहीं कहा, वहां पे कारोबार भी कर रहे हैं सब कुछ। तो जिस तरह उरीद कायद शेख अब्दुल मतीन साहब ने फरमाया है कि एक साजिश के तहत ये एक कैंपेन शुरू की गई थी ताकि एक मुसलमानों का एक जेनोसाइड कमिट किया जाए, और वहां पर हुआ भी है, लाखों मुसलमानों का कत्लेआम हुआ है। लेकिन ये डेमोग्राफिकल जो चेंजेस की अब बात की जा रही है, अब मिलिट्री ऑक्यूपेशन जो है वो कॉलोनियलिज्म की तरफ चली गई है, और ये कॉलोनियलिज्म की स्ट्रेटजी होती है कि अपने सिविलियंस को आबाद करना। और ये फोर्थ जिनीवा कन्वेंशन जो 1949 में हुआ था, उस कैटेगोरिकली एक्सप्लिसिटली लिख दिया था कि अपने सिविलियंस को जो ऑक्युपाइड टेरिटरीज में मूव नहीं कर सकते। फिर उसके बाद जो जिनीवा कन्वेंशन के आर्टिकल 49 में इसको कैटेगोरिकली मेंशन किया गया। इसी तरह फिर यूनाइटेड नेशंस की 12 करारदादें मौजूद है, सिक्योरिटी काउंसिल की एक करारदाद जो इजरायली ऑक्युपाइड टेरिटरीज के हवाले से थी कि किस तरह इजराइल जो अपने सिविलियंस को इलीगल सेटलमेंट्स वहां पे कर रहा है, वो रेजोल्यूशन 446 है और 452 है, 452 ये 1979 में पास हुआ था। फिर इसके बाद एक रेजोल्यूशन इसी डेमोग्राफिकल चेंजेस के हवाले से सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 476 हुआ जो 1980s में हुआ। तो ये आर्मी कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है। जब ये जिनीवा कन्वेंशन, फोर्थ जिनीवा कन्वेंशन हुआ, जब उसमें ये जो डेमोग्राफिकल चेंजेस के हवाले से उसमें आर्टिकल भी शामिल से उनमें बताया गया, तो जो जितने भी मिलिट्री मैनुअल बने हैं, यानी कि मैं एक मिलिट्री ब्रिटेन का पढ़ा था जो 1958 के अंदर जो पब्लिश हुआ है, उसमें लिखा हुआ गया है कि जहां पर मिलिट्री जाएगी ऑक्युपाइड टेरिटरीज में, अपने सिविलियंस को वहां पे आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि वहां की जो एथनिक कंपोजिशन है उसको आप तब्दील नहीं कर सकते। और तमाम जो मिलिट्री मैनुअल्स जो आप कनाडा का पढ़े, अमेरिका का पढ़े, जर्मनी का पढ़े, फ्रांस का, जितने भी आप पढ़ेंगे, आबादकारी को मना किया गया है। अभी कह रहे हैं इसमें कैटेगोरिकली ये मेंशन किया गया है कि डेमोग्राफिकल चेंजेस जो इंटरनेशनल कानून की खिलाफवर्जी है और भारत आलमी कानून की खिलाफवर्जी कर रहा है। और ये वादी के तनासब के हवाले से जो उसने डोमिसाइल लॉ के अंदर तब्दीली की है, और इस तरह 19 लाख लोगों को वहां पर रियासत बाशिंदा दिया गया है, ये आलमी कानून की खिलाफवर्जी है। और मैं बता देना चाहता हूं कि इससे क्या है, एक मिलिट्री ऑक्यूपेशन के बाद जब आप डेमोग्राफिकल चेंजेस करते हैं, जो एथनिक कंपोजिशन को चेंज करते हैं,
तो एक बहुत बड़ा कम्युनल वायलेंस वहां पे शुरू होता है। उसके तहत लाखों लोग कत्ल भी होते हैं, और ये तारीख में ऐसे ये बड़ा वाकयात इंपॉर्टेंट पॉइंट मौजूद आपने है। आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस हाईलाइट किया। मैं शेख साहब के पास आऊंगा, फिर वापस आपके पास भी आता हूं। 19 लाख डोमिसाइल्स इशू हुए हैं जी, डोमिसाइल एक्ट का, और टाइम आप देखें, और ये कहा गया है इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से, फाशिस्ट गवर्नमेंट की जानिब से, कि अगर किसी अफसर ने डिले से काम लिया तो उसके ऊपर 50,000 रुपया जुर्माना, उसे सस्पेंड कर दिया, नौकरी से निकाल दिया जाएगा। यानी इतनी उजरत में काम हो रहा है। 19 लाख डोमिसाइल्स, कश्मीरी कैसे रिएक्ट करेंगे? खामोशी से बैठ जाएंगे कि हम वेलकम करते हैं उन लोगों को जो बाहर से आए, चाहे वो उनका ताल्लुक फोर्सेस से हो, चाहे वो 15 साल सर्व कर चुके हों, चाहे वो जेनिटोरियल वो वाले सैनिटरी वर्कर्स हो जिन्हें 1950s में लाया गया था। योर टेक। देखिए, कश्मीरियों का जहाँ का ताल्लुक है, कभी ये कश्मीरी खामोश नहीं रहे हैं। कभी इस वक्त भी जो कश्मीरी है, जो भी ये उन्होंने एक्ट्स किए हैं, वो अपनी जदोजहद को जारी व सारी रखे हुए हैं, अपने खून से रखे हुए हैं। अब हमें देखना है कि इंडिया का जो डिज़ाइन है, जो उन्होंने मतलब अगर आप देखेंगे जो उन्होंने ये चेंज किया है डेमोग्राफिक चेंज के हवाले से, 370 आर्टिकल को भी एब्रोगेट किया, 35A को भी एब्रोगेट किया गया। ये क्यों किया गया? ये इसीलिए किया गया, ये वो लॉज थे जो इंडिया ने खुद बनाए थे कश्मीर के हवाले से। हालांकि हमारी जो जदोजहद है और इंडोर्स किया था उसको जो महाराजा ने बनाए थे, उस वक्त किंग ने बनाए थे, बिल्कुल, वो उस हवाले से 35A के हवाले से यानी एंडोर्स किया था। और उन्होंने खुद कहा था कि चलो अपने आइन में उन्होंने ये लॉज रखे हैं। तो इसका मतलब है ना उन्होंने अपने आइन को देखा है, ना इंटरनेशनल लॉ को देखा है, ना जो कठपुतली लोग थे जो वक्तन फवक्तन इनके स्टूज बन रहे थे, ना उनको देखा जो इनके वफादार थे, और उन्होंने इसको एब्रोगेट किया। इसका इसमें बुनियादी मकसद यही है कि जो वहाँ पे लोगों को, जो गैर रियासती बाशिंदे हैं, आबाद करना। अब ये इंडिया पहले कह रहा था, अब उन्हें एब्रोगेट आर्टिकल करके, अब जो फ़हीम कियानी साहब ने भी कहा है, यानी 19 लाख डोमिसाइल उन्होंने इजरा किए हैं। इंडिया का असल में एक बड़ा प्लान है। पहला इंडिया का प्लान ये था, मैं आपको बताऊंगा, जो 5 अगस्त को उन्होंने किया है, जो लॉकडाउन किया है, जो कर्फ्यू लगाया था, वो असल में जोनोसाइड करना चाहता था वहाँ पे, और बड़े पैमाने पे। उसमें जो आप अगर जस्ट लाइक जम्मू, उसमें जो एक चीज़ हुआ है जो हम कहेंगे, वो जो इंटरनेशनल लेवल पे जो है ये चीज़ें जो उजागर हुई है, जो जुल्म जबर कश्मीर में हो रहा है, पाकिस्तान तो मुसलसल इसको ड्रम बीट करता रहा है। पाकिस्तान तो है ही, पाकिस्तान को उसकी तो मतलब उसका वो फरीक भी है, वो तो मुसलसल उस हवाले से, कश्मीर के हवाले से अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। मैं कह रहा हूँ इंटरनेशनल लेवल पे जो हुआ है अखबारातों में वगैरह, तो इंडिया रुक गया है। लेकिन इंडिया का असल प्लान वही है कि वहाँ पे जोनोसाइड करना। जोनोसाइड का मतलब है कि आबादी को चेंज करना। अब उन्होंने क्या किया है कि अगर आप देखेंगे जो जम्मू कश्मीर की आबादी है वो मुसलमानों की मेजॉरिटी है। भारत ने पहले जुल्म जबर के यानी जितने भी हरबे हैं, मॉलेस्टेशन के, थ्रेट के, बाकी चीज़ें, यानी ताकत उन्होंने, हर एक ताकत उन्होंने इस्तेमाल किया कि हम कश्मीरियों को कमज़ोर कर सके और कश्मीरियों को रोक सके, जो उनकी ये जदोजहद है, जो उनका ये नारा है। लेकिन उसमें वो नाकाम हुए कि उसी तरह जारी व सारी है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए जो उन्होंने आइन में कुछ चीज़ें दी थी, उनको ही ख़त्म किया है ताकि वो हिंदू को वहाँ पे बसाए। ठीक है, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। हाँ। फ़हीम कियानी साहब, 19 लाख डोमिसाइल्स का मतलब है कि 19 लाख ये फ्यूचर में जाके फैमिलीज बन जाएंगी, और कश्मीरी जो ऑलरेडी वहां पे मुकीम है, जिन्होंने अपनी जानें दी हैं 1 लाख से जायद, वो मार्जिनलाइज्ड हो जाएंगे और वो माइनॉरिटी में चले जाएंगे मेजॉरिटी से। इसको आप कैसे देखते हैं कि ये बड़े पुरअमन तरीके से हो जाएगा, या हमें ये फोर्स ही करना चाहिए रीजनल लेवल के ऊपर, कुछ बड़ा होगा इसके ऊपर, कश्मीरी रिएक्ट करेंगे इसे, जो इनकी एक तहरीक है वो बेशक वो मुसल्ला भी हो सकती है और फिर ज्यादा वो बैकफायर करेगी इस हवाले से जो ये काम कर रहे हैं। योर टेक सर। बहुत शुक्रिया। तारीख इंसानी में जितनी भी मिलिट्री ऑक्यूपेशन हुई है उसके खिलाफ जो रिएक्शन हुआ है उसकी भी इंटेंसिटी हमने देखी है, लेकिन जो रिएक्शन इस मिलिट्री ऑक्यूपेशन के खिलाफ कश्मीरियों ने वहां पर शो किया है उसकी तारीख में ऐसी मिसाल ही मिलती। आप देखें कि 9 लाख वहां पर मिलिट्री डिप्लॉयड है, जो वैली की आबादी है 80 लाख, उसको कंट्रोल करने के लिए, इस तरह जम्मू की, तो एक थोड़ी सी आबादी के लिए परसेंटेज वाइज देखें कि दुनिया में इतनी जो मतलब मजबूती के साथ या इतनी तादाद में
बड़ी तादाद में कभी भी मिलिट्री डिप्लॉय नहीं की गई किसी टेरिटरी को ऑक्युपाई करने के लिए। अफगानिस्तान की हम मिसाल देखें, वो जो 1 लाख से लगभग टोटल फोर्सेस पूरे अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए आई थी। कश्मीरियों ने तो हर हवाले से इस ऑक्युपेशन को इसके मजम्मत भी इसके खिलाफ उठे हैं। लेकिन ये ऑक्युपेशन जब कॉलोनियलिज्म की तरफ जा रही है, आबादी के तनासब को तब्दील करने के लिए, जो कॉलोनियलिज्म सिर्फ आबादी का तनासब नहीं होता बल्कि वहां के रिसोर्सिस को, वहां की इकोनॉमी को कंट्रोल किया जाता है, तो इन तमाम चीजों के हवाले से तो कश्मीरी रिएक्ट करेंगे। लेकिन अब ये सवालिया निशान यूनाइटेड नेशंस पर आता है, या ये सवालिया निशान जो आलमी अदारे, आलमी इंसानी हकूक की तंजीमें हैं, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, ये इस पे सवालिया निशान आता है कि आपने जो आलमी कवानीन जो पास किए हैं, इसकी जो वायलेशन इंडिया कर रहा है, उसके हवाले से वो क्या रिएक्शन शो करते हैं। अगर नहीं करेंगे, मैं समझता हूं कि जो एक बहुत बड़ा जेनोसाइड, पहले भी 500,000 हमने 72 के गुज़िश्ता 72 सालों में 500,000 कश्मीरी मुसलमानों का कत्लेआम किया गया है, और ये कत्लेआम का सिलसिला बंद नहीं होगा, ये बल्कि इसमें ज्यादा तेजी आएगी। तो मैं समझता हूं कि ये इतनी आसानी से इन चीजों को इम्प्लीमेंट भारत नहीं कर सकता। यकीनन रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम इसके, और खुसूसन इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग इसके खिलाफ रिएक्ट करेंगे। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर जो जिम्मेदारी अक़वाम मुत्तहिदा की बनती है, इंटरनेशनल इदारों की, बिल्कुल ठीक है, हम इस पे बात कर रहे थे, वो मुजरमाना है। सही है शेख साहब, इसको हम रोक पाएंगे? जो इंटरनेशनल इदारे हैं जिसकी तरफ इशारा किया फ़हीम कियानी साहब ने, क्योंकि जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल हो, यूनाइटेड नेशंस के और दीगर इदारे हों ह्यूमन राइट्स के हवाले से, या बाकी जो यूरोपियन यूनियन हो, यूके की इवन पार्लियामेंट हो, जो के पावर सेंटर्स कहलाए जाते हैं, कैन दे स्टॉप इट? देखिए, मैं आपको पहले बताऊंगा, कश्मीर का जो एक मसला है ना, ये एक बैनुल अक़वामी मसला है। ये जिम्मेदारी आलमी इदारों पे भी बनती है, अक़वाम मुत्तहिदा पे भी बनती है। इसलिए बनती है कि कश्मीर का अभी हतमी फैसला नहीं हुआ है। देखिए, अगर वो अपना रोल अदा करना चाहेंगे तो रोक सकते हैं, वो अपने इक़्तिसादियात तो नहीं रोका उन्होंने। वही तो, ये तो अनफॉर्चुनेट है ना। डोमिसाइल एक्ट आया, उन्होंने रोका नहीं। असल बात तो यही है, अनफॉर्चुनेट। तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है, अगर वो नहीं रोकेंगे। देखिए, मैं आपको बताऊंगा एक चीज़ यासिर साहब, वो ये है, कश्मीरियों की जो आज़ादी है ना, वो मुकद्दर है, ठीक है, टाइम लगता है, ठीक है। और कश्मीरी जो ये मुसलसल कुर्बानियाँ दे रहे हैं, वो इसीलिए दे रहे हैं कि उनको पता है कि ये जो हमारी जुदोजहद है, ये हक अपनी है, और एक दिन आएगा कि हम इंशाल्लाह ये आज़ादी हासिल करेंगे। अब बनता है रोल अक़वाम मुत्तहिदा का, आलमी इदारों का, आलमी ताकतों का, कि वो अपना रोल अदा करे और इंडिया को रोके। देखिए, अभी वो जो डेमोग्राफिक चेंज के हवाले से जिस तरह कियानी साहब ने भी कहा है, वो जो कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। कश्मीर एक मुतनाज़ा हैसियत रखता है। तो हम समझते हैं कि आलमी इदारों को डबल स्टैंडर्ड नहीं रखना चाहिए। अगर वो इसी तरह रखेंगे तो आप देख ले, 2 न्यूक्लियर पावर्स है, इंडिया है, पाकिस्तान है, ठीक है ना। पाकिस्तान ये सफारती लिहाज पे, पॉलिटिकल लिहाज पे और बाकी चीज़ों से वो कश्मीरियों की मदद करते और उस आवाज़ को उठा रहे हैं, हम उनके शुक्रगुजार भी है। देखिए, अगर ये मसला हल इस तरह नहीं होगा, भारत इसी तरह जो इस पर एक्सपेनिस्ट जो डिज़ाइंस है और ये जो फासिस्ट जहन रखते हैं, तो आपने देखा कि अभी जो बचते बचते जंग बच गई 2 ममालिक के दरमियान। कश्मीर जो है एक फ्लैश पॉइंट है, और हम समझते हैं कि जब तक हम कश्मीर के मसले को कश्मीरी अवाम के ख्वाहिश के मुताबिक हल नहीं करेगा, ये फ्लैश पॉइंट इसी तरह रहेगा। न सिर्फ ये भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग हो सकती है, तीसरा फरीक भी है, चीन भी इसके अंदर आ गया, ठीक है। तो एशिया और आलमी जो है ये आलम पे भी इसके असर हो सकते हैं। सर, ये जो वेस्ट बैंक मॉडल है कियानी साहब, ये वेस्ट बैंक मॉडल ही मैं इसको कहूंगा डेमोग्राफिक चेंजेस के हवाले से। अगर आप देखें तो बिल्कुल सेम वही मॉडल फॉलो किया जा रहा है जो कि इजराइल ने किया था, फलस्तीनियों को कॉर्नर करने के लिए, यहूदी आबादकारी करने के लिए। और वही लैंड्स वो भी देखें तो ऑक्यूपाइड टेरिटरी थी जितनी के ऊपर ये सारा कुछ काम किया जा रहा था, ये किया जा रहा है। और उसका हमने रिजल्ट देखा। उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी उस तरह से नहीं बोली, वेस्टर्न कुछ कंट्री, लेकिन अमेरिका ने फिर भी साथ दिया, और यूनाइटेड नेशंस उस तरह से काम नहीं कर सके जिस तरह करना चाहिए। क्या इसका भी मुस्तकबिल आप यही देखते हैं इंटरनेशनल इदारों की जानिब से?
मैं ये समझता हूँ कि देखेंगे ये जो मॉडल है ये तारीख इंसानी में चलता आया है कि मिलिट्री ऑक्यूपेशन के बाद वहाँ की आबादी के तनासब को तब्दील करना, कॉलोनिज्म को, जब जिनीवा कन्वेंशन में इसको 1949 में इसको इलीगल करार दे दिया गया फॉर जिनीवा कन्वेंशन में ये चीजें नहीं हो सकती, तो उसको वायलेट करने वाला सबसे पहले इसराइल है। लेकिन इसराइल एक ताकत की बुनियाद के ऊपर ये साबित हो चुका है कि जिसके पास ताकत है, कुव्वत है, वो स्याह करे, सफेद करे, उसको दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं है। दर्जनों रेजोल्यूशन इसराइल के खिलाफ मौजूद है, इस इलीगल सेटलमेंट्स के हवाले से, डेमोग्राफिक चेंजेस के हवाले से। अब यही जो सेकंड जो बड़ा दुनिया के अंदर वायलेटर है वो अब इंडिया बन चुका है उन तमाम कवानीन का, और इसने इसराइल जैसी स्ट्रेटेजी मकबूजा कश्मीर के अंदर वो अपना रहा है। लेकिन वो इसराइल की स्ट्रेटेजी इस वजह से भी अपना रहा है कि उसने इस मूवमेंट को क्रश करने के लिए तमाम हरबे उसने इस्तेमाल कर लिए, मिलिट्री ऑक्यूपेशन कर ली, 9 लाख जो फोर्सेस को डिप्लॉय कर लिया। लेकिन उसको पता चल गया है कि इंटरनेशनली वो इस तरह सपोर्ट नहीं हासिल कर सका अपनी इस मिलिट्री ऑक्यूपेशन के हवाले से। आज भी दुनिया जो मसला कश्मीर को ऑर्गेनाइज करती है, कश्मीरियों के बुनियादी और पैदाइशी हक दराजी को ऑर्गेनाइज करती है, अब वो इसी वजह से आबादी के तनासब को चेंज करके वो फ्यूचर में उसका ये प्लान है कि प्लेबिसाइट कराया जाए और ये बताया जाए कि जो हिंदू मेजॉरिटी मुस्लिम स्टेट को मेजॉरिटी कन्वर्ट करके इंडियंस को बात करके जब प्लेबिसाइट कराया जाए तो वो उसके रिजल्ट उसके हक में आए। बहुत शुक्रिया आपने बड़ा कि ये जो इस तरह की जितने भी जो एक्शंस है, जिस तरह 370 35 है यूनिलैटरली, और ये जो एक्शन जो डोमिसाइलो के थ्रू जो उसने डेमोग्राफिक चेंजेस को किया है ये इलीगल है। अब ये जो दुनिया के जो ठेकेदार है, जो दुनिया के इंसानी हकूक की बात करते हैं, जो जानवरों की हकूक की बात करते हैं, अब उन ठेकेदारों का जो ट्रू फेस सामने आएगा कि पहले इजराइल पे उन्होंने खामोशी दिखाई, अब भारत के हवाले से उनका क्या रिएक्शन है इसके हवाले से। लेकिन पाकिस्तान की जो सफारतकारी है इसमें तेजी आनी चाहिए और इस मसले को इंटरनेशनली फुल फोर्स के साथ उठाना चाहिए ताकि भारत का जो भारत जो अपने आप को डिजिटल, ठीक है फहीम कियानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़ा वैल्यूएबल जो है वो सजेशंस भी दी, रिकमेंडेशन भी दी और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी दिया। शेख नसीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने भी बहुत ज़्यादा इसका एक बैकग्राउंड दिया और कश्मीर मैगजीन में हमें वक्त। अगर हम बात कर लें डेमोग्राफिक चेंजेस के हवाले से, तो इंडिया ने तय कर लिया है कि वो डेमोग्राफिक चेंज करेगा, बल्कि वो कर रहा है। उसने जो स्टेप्स हमने अपने प्रोग्राम में जिक्र किया, जिसको गिनवाए स्टेप्स को, उन स्टेप्स के ऊपर अमल दरामद भी शुरू कर दिया है। अब मामला ये है कि इसे रोकना कैसे है। अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी वही रवैया दिखाएगी जो रवैया उन्होंने वेस्ट बैंक के अंदर दिखाया फलस्तीनियों को कर्ब करने के हवाले से, जो कि इजराइल ने किया, अगर वही रवैया दिखाया जाएगा तो ये बदकिस्मती होगी। लेकिन एक बात तय है कि जिस तरह से अपने हक के लिए अपनी जानें, अपने आज कल को कुर्बान कर रहे हैं, कश्मीरी भी जो इंडिजिनस मूवमेंट है उसके जरिए जो उनसे बल पड़ेगा, जो उनसे बन पड़ेगा, कश्मीरी भी वो करेंगे। कश्मीर मैगजीन से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।